आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, साथ ही जानेंगे आज एक नई चीज जो कि है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, हर कोई इस शब्द से इतना जो है वाकिफ नहीं है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि फिजियोथेरेपी आखिर क्या होती है, किस तरीके से होती है और इसके बारे में जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ इसी बात की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील के लगाते। और सर, बहुत स्वागत है आपका पहले तो कार्यक्रम में। नमस्ते आप सभी लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है और आखिर फिजियोथेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले जान लेते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले यही सवाल रहेगा मेरा आपसे कि फिजियोथेरेपी आखिर है क्या, इसके बारे में किसी को समझाना होता है तो सरल भाषा में हम कैसे समझा सकते हैं उसे कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये जानना जरूरी है, बिकॉज फिजियोथेरेपी के बारे में अभी भी बहुत तरीके से अवेयरनेस इम्प्रूव नहीं हुई है। तो फिजियोथेरेपी एक मेडिकल मॉडर्न साइंस है जिसको हम मोमेंट साइंस बोलते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में भौतिक चिकित्सा बोलते हैं। तो फिजियोथेरेपी में मेनली फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स जो है जो प्रॉब्लम्स होती है मोमेंट से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड डील करते हैं। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, जीवनचर्या को और इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी का अपने ट्रीटमेंट के रूप में एक अच्छा अवसर होता है, जिससे प्रॉपर तरीके से मोमेंट्स को लाकर जॉइंट्स को प्रॉपर मूव करके, मसल्स को स्ट्रेंथ करके, फ्लेक्सिबल करके अपनी लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करने का। इसमें नियमित तरीके से एक्सरसाइज करने से इंसान की चलने की प्रवृत्ति से लेके, जीवनचर्या से प्रवृत्ति से लेके सभी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। फिजियोथेरेपी में मेनली दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोथेरेपी और एक एक्सरसाइज। इलेक्ट्रोथेरेपी में विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे टेंस, अल्ट्रासाउंड, SWD, लेज़र, IFT, इस प्रकार की मशीन का यूज़ पेन के लिए हम लोग जनरली करते हैं। एक्सरसाइज में विभिन्न कंडीशंस में विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को करके हम उन कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल सर, एक और चीज़ आप जानना चाहेंगे, ये तो हो गई फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, साथ ही हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्वालिफाइड है, कितना क्वालिफाइड से होना चाहिए और कितनी सीरियस बीमारियों के लिए, या फिर हम कहें कि काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे काफ़ी सारे पेन्स होते हैं जिससे आगे चलकर जो है वो सीरियस हो जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट वेल क्वालिफाइड 4.5 ईयर डिग्री के बाद होते हैं, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी BPT डिग्री बोलते हैं। इसके बाद 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसको मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस होती है, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन या जीरियाट्रिक्स, या फिर आजकल एक नया और आने लगा है गायनी एंड ऑप्स। इन विभिन्न प्रकार की स्पेशलाइजेशंस में मास्टर्स होती है। इसके अलावा डिफरेंट प्रकार के सर्टिफिकेशन कोर्स जो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जैसे ड्राई नीडिंग प्रैक्टिस हो गया, कैरोप्रैक्टर्स हो गए, टाइपिंग हो गया, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के स्पेशलाइजेशंस और चालू हो चुके हैं। इसके अलावा इसके आगे अगर पढ़ाई करना चाहे तो PhD भी होती है, जो कि एक मास्टर्स के बाद होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई दर्द परेशान कर रहा होता है, जैसे कि महिलाओं में या फिर बच्चों में या फिर बुजुर्गों में भी कई बार होती है कि बैक पेन की समस्या हो रही है, या फिर पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं गर्दन में दर्द है, ऐसा दर्द जो लंबे समय तक बना रहता है। तो ऐसे में वो कब सही समय है जब हमें फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, कब हमें उससे कांटेक्ट करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको जानना विस्तारित रूप से बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहूँगा। पेन दो टाइप के होते हैं, एक केमिकल रिलेटेड पेन और एक होता है मैकेनिकल रिलेटेड पेन। केमिकल पेन लाइक फीवर हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो गई, या किसी प्रकार के विभिन्न SLE या NA रिफ्लेक्सेस जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, उसके परिणाम से जो मल्टीपल जॉइंट्स या पूरे शरीर में बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो उस प्रकार के पेन होते हैं। इनमें जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट की फर्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो मैकेनिकल पेन है, जिसको हम जॉइंट्स मूवमेंट्स रिलेटेड पेन, या कोई भी मूवमेंट करते हैं और पेन बढ़ जाता है या स्टार्ट हो जाता है, इसको हम मैकेनिकल पेन बोलते हैं। तो मैकेनिकल पेन जब भी किसी को स्टार्ट होता है तो इनिशियली हमें पहले फर्स्ट ऑफ लाइन ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का लेना चाहिए। फिजियोथेरेपी से सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि जो पेन स्टार्ट हुआ है ये
क्यों हुआ है, कोई जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है या मसल की इनेबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है या कहीं मसल में स्पाज्म तो नहीं, जिसको हम मसल को टाइटनेस बोलते हैं। इन सभी चीज़ों को फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से एग्जामिन करके आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाते, विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करके एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए लगाते हैं और परिणाम स्वरूप इन प्रकार के पेनों में काफ़ी अच्छा रिस्पांस फिजियोथेरेपी के द्वारा मिलता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि चलिए फिजियोथेरेपी जो है इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन कभी कभी पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है। ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें कैसे इसके बारे में बताया जाए कि क्यों ज़रूरी है, उन्हें एजुकेट करना कितना ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में? ऐसा अक्सर होता है जब हमारे क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनको फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी नहीं होती है। अक्सर हम देखते रहते हैं कि शोल्डर्स पेन से 6 महीने से पेन से सफ़र कर रहे हैं, पर उनको ये ज्ञात नहीं होता कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने से या फिजियोथेरेपी करवाने से या फिजियोथेरेपी कंसल्ट करने से इन चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जॉइंट जो शोल्डर रेंज कम हो गई है या पेन जो कंटिन्यू बना हुआ रहता है वो ठीक हो सकता है। तो ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी को भी अगर पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खास करके मूवमेंट्स में या जॉइंट्स पर्टिकुलर में या मसल्स में, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार एक्सरसाइज या जैसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। सर, न्यूरो रिहैबिलिटेशन या फिर न्यूरो फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह क्या होती है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे आप? न्यूरो फिजियोथेरेपी या न्यूरो रिहैबिलिटेशन पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूरोलॉजी जो कंप्लीट कर चुके हैं या न्यूरोलॉजी में रिहैबिलिटेशन में अच्छे ट्रेंड हुए हैं, वो लोग न्यूरोलॉजी रिहैबिलिटेशन या न्यूरो फिजियोथेरेपी को फॉलो करते हैं और केसेस देखते हैं। जैसे आज अगर हम बात करें तो हमने न्यूरोलॉजी में पीजी किए, फेलोशिप किए और आज के डेट में हम पैरालिसिस के या न्यूरो से रिलेटेड डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो बेसिकली न्यूरो फिजियोथेरेपी में मेन कोऑर्डिनेशन या मेन इंटेंशन जो हो जाता है, पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन न्यूरो की ओर जाता है कि ब्रेन से क्या पैथोलॉजी हुई है और ब्रेन रिसेप्टर्स के लिए और पेन के लिए क्या करना चाहिए। तो पर्टिकुलर एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ एक्शंस होता है, एडवाइजरीज होती है और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो करके डे बाय डे उनको इम्प्रूव करके न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से उनको जो है फ्री किया जा सकता है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल। सर, यहाँ पे स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस के टाइम पर जो है किस तरीके से यानी कि फिजियोथेरेपी दी जाती है, उस वक्त में जो है क्या जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए पेशेंट के पास, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगे थोड़ा सा। स्ट्रोक एक अपने आप में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रोक में मेनली अगर देखा जाए तो 2 टाइप से होता है, या तो ब्रेन में हेमरेज हो जाता है या ब्रेन की नसों में या खून की नलिकाओं में किसी प्रकार का स्ट्रोक थ्रोम्बस आकर क्लॉट रुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे के टिश्यूज ब्रेन के एरिया में जो है डैमेज होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक साइड का शरीर का एक साइड जो है काम करना बंद कर देता है या कभी हद तक मूवमेंट लॉस हो जाता है या सेंसेशन लॉस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशेंट जो है मूवमेंट से सफ़र करता है, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है। ऐसे कंडीशंस में अगर न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ली जाए, न्यूरो फिजियोथेरेपी की जाए या न्यूरो रिहैबिलिटेशन की जाए, तो प्रॉपर तरीके से उनको एडवाइजरी मिल सकती है कि आपको जिस साइड पैरालिसिस है उसमें क्या मूवमेंट्स करने हैं, क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी है। डे बाय डे प्रोटोकॉल्स उनके सेट किए जाते हैं कि आज का आपका ये होमवर्क होगा, आपको इस प्रकार से फॉलो करना है। जो फैमिली मेंबर्स है उनको गाइड किया जाता है। तो इस प्रकार के लॉन्ग टर्म गोल के साथ हम जो है न्यूरो फिजियोथेरेपी या न्यूरो रिहैबिलिटेशन में सेट करते हैं और डे बाय डे इम्प्रूव करके उनको अपनी लाइफस्टाइल में कम बैक लाने की कोशिश करते, अपने जो भी उनकी दिनचर्या है उसमें अपने व्यवसाय में वापस आने की एक बहुत बड़ा अवसर है। सर, अगर देखें यहाँ पे तो सर्वाइकल हो गया या फिर यहाँ पर लोअर बैक पेन हो गया, इसमें फिजियोथेरेपी जो है किस तरीके से मदद करती है? बेसिकली सर्वाइकल हो गया, लो बैक पेन या लंबर स्पॉन्डिलोसिस जिसे बोलते हैं, इसमें सबसे पहले लोकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है कि जो आपको सर्वाइकल पेन है, आइदर ये न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्व कंप्रेशन से रिलेटेड है या आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स से रिलेटेड है या मस्कुलर वीकनेस जिसको मसल लैक्सिसिटी बोलते हैं या मसल टाइटनेस, मसल स्पाज्म जिसे हम बोलते हैं। कई बार होता है कि नर्व को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम पे एमआरआई सब चीज़ें हो जाती है और सब चीज़ें नॉर्मल मिलती हैं। कई बार हमने ये क्लिनिक में देखते रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को ऑब्जर्वेशन हो जाए, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो जाए कि जो सर्वाइकल या लो बैक या लंबर की प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या,
और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट फॉलो सेट किया जाता है। अगर मसल्स का प्रॉब्लम है तो मसल स्पाज्म को अल्ट्रासोनिक, टेंस, IFT के थ्रू उसको रिलीज करके स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करके उन पेन को कम किया जाता है या पूरी तरीके से हटाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार के जब भी लो बैक पेन या सर्वाइकल पेन हो, मोस्टली फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ मानूँ तो महिलाओं में जब कहते हैं 25-30 की एज के बाद जब यहाँ बोन डेंसिटी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनको बैक पेन, लोअर बैक पेन, नी में पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि धीरे धीरे करके जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो महिलाओं को किस समय जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए किस वक्त में, और इसका यहाँ पर क्या घर पे रह के ये हील हो सकता है, इसे क्योर कर सकते हैं हम? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं में जो 20-30 के बाद ये प्रॉब्लम होने लगती है, इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है लाइफस्टाइल या पोजिशनल रिलेटेड होता है। कई बार होता है कि वर्किंग कंडीशंस में कई बार सडन ऑनसेट झुक जाते हैं, तो कई बार अपनी रीढ़ की हड्डियों की जो लिगामेंट्स या मसल्स है वो पुल होने लगती है, जिसकी वजह से मसल्स स्पाज्म में चली जाती है और धीरे धीरे मसल्स स्पाज्म के साथ साथ पेन बढ़ने लगता है और यही पेन धीरे धीरे फिर कमर की हड्डियों तक जाता है, नसों को कंप्रेस करता है, जिसको PIVD बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जब भी अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है लो बैक से रिलेटेड पेन, तो हमें तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने नियर फिजियोथेरेपिस्ट से या न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट से, और ये चेक करवा लेना चाहिए कि जो पेन स्टार्ट हुआ है वो मसल स्पाज्म का है, मसल वीकनेस का है, या आइदर आर्टिकुलर मतलब जॉइंट से रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है या नर्व से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और उनसे अपना एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन समझ के प्रॉपर तरीके से घर पे भी कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेन को अपने तरीके से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के लिए हमेशा क्लिनिक में जाएं। अगर आपका पेन कंट्रोल है, मशीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन समझ के उसको आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं और समय समय के साथ उनको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके आगे की एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप समझना चाहूँगी कि जैसे कि ये हो गई वुमेन्स की बात, ऑफिस गोइंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंटिन्यूसली, आजकल वैसे भी वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे एक इंसान जो है वो एक चेयर टेबल पर बैठे हुए जो है पूरा दिन निकाल देता है। 24-24 घंटे इंसान जो है एक टेबल चेयर पे बैठा हुआ है। उस पोस्चर में, उस पोजीशन में बैठने से कई बार जो है काफ़ी सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, और ना तो कहीं चलना फिरना है ज़्यादा, ना कहीं सूरज को बाहर देखना है, एक ही कमरे में बंद होकर जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कहीं आप एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑफिस में कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं सिस्टम के सामने, तो ये भी उनके पोस्चर को बिगाड़ता है। ये आगे चलकर कितना हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए, और इससे बचने के लिए इंसान क्या करे, क्योंकि काम तो करना है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल हर किसी की लाइफस्टाइल जो है हैक्टिक लाइफस्टाइल है, जिसको हम बिजी व्यस्तता लाइफस्टाइल बोलते हैं। पर बिजी लाइफ के साथ भी हमारे शरीर को समय देना ज़रूरी है। शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो सही पोजीशंस में करें। जैसे बैठने का स्टाइल है, कई लोगों का बैठने का स्टाइल बहुत मतलब डिफरेंट होता है, जिसमें बैक की मसल्स में ज़्यादा प्रेशर्स होता है, नेक की मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर्स होता है। एक साइड में बैठने की वजह से कंधे के, शोल्डर्स के कैप्सूल में इफेक्ट आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो जिनका भी लाइफस्टाइल मतलब बैठने वाला है या लॉन्ग सिटिंग वाला है, वो फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और अपने पोस्चर के बारे में ज़रूर समझ लें कि हमें किस पोस्चर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई सिम्टम्स या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बैक लॉन्ग सिटिंग वालों को बैक मसल्स में थोड़ा स्पाज्म होना चालू हो जाता है या मसल में टाइटनेस फील होने लगती है कि 4 घंटे बाद थोड़ा पेन चालू हो जाता है, जब भी इस प्रकार के कोई सिम्टम्स आते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके इनिशियली जो रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज होती है, वो सीख कर एटलीस्ट अपने घर पे ही करना चालू कर दे, जिससे फ्यूचर में होने वाली बड़ी समस्या से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और मेरा यहाँ पर रहेगा कि अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो कई बार ऐसा होता है कि अब एक्टिव लाइफ है तो लोग बाग एक्सरसाइज से ज़्यादा जिम करना पसंद करते हैं। जिम में हैवी मशीन्स उठाएंगे, हैवी वेट्स उठाएंगे, और आजकल वैसे भी हर जगह कहते हैं कि पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे खड़े हुए हो, कैसे लग रहे हो। तो इसीलिए लगातार जो है यहाँ पर स्टेरॉइड्स लेकर या फिर सप्लीमेंट्स लेकर जो है लोग बाग जिम जाते हैं और जिम में वेट्स उठाते हैं। लेकिन कई बार यही चीज़ें जो है गलती बन जाती हैं और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। कोई ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया तो कोई मसल जो है डैमेज हो गई, कोई बोन यहाँ पर जो है फ्रैक्चर हो गई, और इसको लेकर जो है लगातार कहीं बैक में
में पेन बना रहता है क्योंकि लगातार वेट्स उठाते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं जिम कैसे करना चाहिए अगर कर रहे हैं एक्सरसाइज तो, और हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अगर हम यहाँ पर जिमिंग कर रहे हैं तो? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अभी आज नाउ डेज जो प्रॉब्लम देखने मिलती है, ये एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम देखने मिलती है कि हम जिम तो कर रहे हैं, पर जिम करने बाद हमारे बैक में पेन बढ़ गया, घुटने में दर्द बढ़ गया, कंधे की मसल्स में रप्चर हो गई, इंजरी हो गई। तो इस प्रकार के केसेस हमें देखने मिलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो जहाँ पर भी जिम ज्वाइन करते हैं वहाँ पर प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रेनर से की गाइडेंस में एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक साथ पूरे टारगेट्स को गोल नहीं करना चाहिए। इनिशियली आप एरोबिक से करिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से करिए, डे बाय डे इम्प्रूव होने के बाद आप जो है वेट लिफ्टिंग पे जाइए, और एक साथ वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, ग्रेजुअली आपके वेट की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते करते वेट लिफ्टिंग बढ़ानी है। होता यूँ है कि जो स्टार्ट कर दिए 8 दिन में 40 किलो 50 किलो वेट लिफ्टिंग की जो है कॉम्पिटिशन्स में चालू हो जाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं कमर की नसों में ये इम्पैक्ट देखने मिलते हैं, शोल्डर्स के इम्पैक्ट देखने मिलते हैं, घुटने के इम्पैक्ट देखने मिलते हैं। तो सिस्टम यही होता है कि ट्रेनर के द्वारा बताई गई प्रॉपर एक्सरसाइज करके और वेट जो आप लिफ्टिंग करना चाहते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव करें। इसके अलावा जो एक डाइट वाला बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। कई बार हमें देखने मिलता है कि जैसे ही जिम चालू कर दिए 3-4 प्रकार के प्रोटीन पाउडर्स हमने चालू कर दिए, हमें न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस कर दिए, हम सब्जी रोटी नहीं खाते, दाल चावल नहीं खाते, पर प्रोटीन पाउडर भरपूर ले रहे हैं, 2-2 3-3 गिलास शेक पी रहे हैं, करने के बाद पी रहे हैं। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं वाकई में वो सही है या नहीं है। कई बार कैटाबॉलिक जो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे शरीर को आगे जाके बहुत नुकसान कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा हुआ है, जो कि यंगस्टर्स हैं, क्रिकेटर्स थे भोपाल में ही, जिन्होंने इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, और आज परिणाम स्वरूप उनकी किडनी में इम्पैक्ट आ चुका है। तो हमें कोई भी इंटेक लेने के पहले अपने डाइटिशियन से या अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि जो आप शेक्स ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, वो आपके लिए सेफ है या नहीं। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर सर कि ये तो हो गई जिम की बात। अब ऐसे में कई बार होता है कि जो लोग वर्कआउट करते भी नहीं हैं और घर में ही रहते हैं पूरे वक्त, तो कई बार हमें पेन शुरू होता है। कभी जैसे कोई भी हम ऐसा कोई कुछ काम नहीं करें लेकिन हल्का सा पेन शुरू हुआ, जैसे बैक में शुरू हुआ या नी में शुरू हुआ या नी के थोड़ा सा नीचे शुरू हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर अगर हमें पेन होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि हम कभी कैजुअल ले लेते हैं कि अरे ठीक है कमर दर्द है तो ठीक हो जाएगा, सर दर्द है ठीक हो जाएगा, अरे गर्दन में दर्द है ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब सीरियस होने शुरू हो जाता है, और ऐसी कौन से स्पॉट्स है जैसे कि कमर के नीचे अगर पेन हो रहा है तो क्या ये सीरियस है, अगर गर्दन में पेन हो रहा है तो क्या ये सीरियस है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसको जानना जरूरी है। अगर कोई भी पेन जॉइंट से इन्वॉल्वमेंट है, लाइक लो बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, नी जॉइंट पेन है, फुट से रिलेटेड पेन है, अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पेन है तो इसको आपको जो है सीरियस लेना चाहिए और तुरंत अपने नियरर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि जो पेन हो रहा है ये टेम्पररी पेन है या कहीं पर इंजरी हो चुकी है या कहीं पर जॉइंट्स की अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट्स हो चुका है जिसको हम आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, या कहीं पर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें देख लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है तो फिजियोथेरेपिस्ट जो जैसा सलाह देते हैं कि अगर कई बार होता है कि हमें पेन इन्फ्लामेटरी कंडीशन से रिलेटेड होता है, लाइक केमिकल पेन जिसे हम कहते हैं, अगर इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें कई बार फिजिशियंस की भी हेल्प लेनी होती है, एनेस्थेटिक्स वगैरह भी लेने होते हैं, तो ये फिजिशियंस की कंसल्ट में ले सकते हैं। बट अगर सिर्फ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, मसल इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड पेन है तो ये फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है और अपने पेन की जो वर्सनिंग कंडीशन है फ्यूचर की वो बचा सकते हैं और जॉइंट्स को बचा सकते हैं। बिल्कुल। सर एक और चीज़ कि कई बार जो है फिजियोथेरेपी बड़ी नई है लोगों के लिए, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं था इसके बारे में, अभी अभी ज़्यादा सुनना शुरू किया है। तो कई सारे मिथ्स भी बन गए हैं ऐसे कि मसाज होती है, फिजियोथेरेपी और मसाज में अंतर नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। तो इस बात से मैं चाहूँगी आपको कि दर्शकों को आप ये ज़रूर बताएं कि मसाज और फिजियोथेरेपी जो है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, सेपरेट चीज़ें हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत से लोगों में ये क्वेश्चंस डाउट्स होते हैं कि फिजियोथेरेपी मतलब मसाज। ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न साइंस टेक्निक से चलती है। मसाज जनरली जो आपने देखा होगा कई बार गांव में
पेन हुआ रगड़ना चालू कर दिए, ऑयल से रगड़ना चालू कर दिए, तो वो एक प्रकार का मसाज है जो नॉन साइंटिफिक होता है, जो आप बॉडी के रिलैक्सेशंस के लिए या कुछ समय के स्टिफनेस है, टाइटनेस है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप करवा रहे हैं। मोस्टली हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी के रिलैक्सेशंस के लिए आप मसाज कर रहे हैं। पर फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो एक पूरा एक प्रोटोकॉल्स होता है, एक साइंटिफिक रीजन्स होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है कि अगर आपको लाइक दैट अगर शोल्डर में पेन है तो शोल्डर में पेन क्यों है, इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशंस देखते हैं, कोई जॉइंट्स के आसपास की लिगामेंट्स या मसल इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, या कहीं रप्चर तो नहीं है, या टाइटनेस तो नहीं है। ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से एग्जामिनेशन करके डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। पर मसाज में ये सब चीज़ें नहीं होती है। मसाज में जहाँ पेन हुआ वहाँ अपन ने ऑयल लगा के रगड़ना चालू कर दिया, तो दोनों बहुत ही डिफरेंट है। मसाज नॉन साइंटिफिक और फिजियोथेरेपी टोटली साइंटिफिक स्टडी मानी जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी मसाज के पार्लर में जाते हैं तो वो फिजियोथेरेपी नहीं है, वो एक सेपरेट चीज़ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी जो है वो एक साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक चीज़ है जिसमें आपका ट्रीटमेंट होता है। मसाज आपके रिलैक्सेशन के लिए है, लेकिन फिजियोथेरेपी जो है वो आपके ट्रीटमेंट के लिए है। चलिए डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि फिजियोथेरेपी के बारे में हमें बड़ा कुछ जानने मिल रहा है। और आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ पर बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि बचपन में कोई चोट लग गई अगर, तो बच्चों को पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं। आगे चलकर जो है बच्चे का कहीं पोस्चर खराब हो गया है, कभी जो है वो थोड़ा टेढ़ा चलना शुरू करता है, चाल बिगड़ जाती है अगर पैर में लग गई है, तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता बहुत ज़्यादा। तो ये बचपन में लगी हुई चोट पे कितना ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर इतना ध्यान दें, और अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो क्या बच्चों में भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर ऐसा कुछ होता है तो? जी हाँ, बच्चों के लिए भी पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी का जो है मास्टर्स डिग्री हो चुका है, और पीडियाट्रिक्स में भी अब फिजियोथेरेपी बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, नई नई टेक्निक्स आ चुकी है। जैसे अगर हम इंजरी की बात करते हैं तो बच्चों में इंजरी होना स्वाभाविक होता है, बिकॉज खेलते रहते हैं या स्पोर्ट्स करते रहते हैं, तो गिरना, इंजरी होना एक आम चीज़ है। बट अगर इंजरी के साथ किसी प्रकार की इम्पेयरमेंट मिलती है, मतलब हमें लगता है कि बच्चा 3 दिन पहले गिरा था और अभी भी पेन से सफ़र कर रहा है, या मूवमेंट्स में दिक्कत आ रही है, या चलने में लड़खड़ाहट है, या बैठने उठने में उनको लग रहा है कि कहीं पर कमर में घुटने में परेशानी हो रही है, तो हमें तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में कई बार होता है कि सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म, पोलियो, इस प्रकार के भी एपिसोड्स मतलब चाइल्डहुड से देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी हम लोग जो है न्यूरो फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक उनकी मूवमेंट्स को और उनकी रूटीन्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूरो फिजियोथेरेपी और पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी की सहायता से। बिल्कुल। सर, मैं आपसे चाहूँगी कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने आप को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप को जो है सर्वाइकल या फिर बैक पेन जैसी सीरियस प्रॉब्लम से बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जो है चेंज करना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फिजियोथेरेपी की अभी भी काफ़ी हद तक जो है अवेयरनेस उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। हमें जब भी कोई परेशानी होती है तो समझ में नहीं आता कि हमें किसको कंसल्ट करना चाहिए, आइदर फिजिशियन, आइदर ऑर्थोपेडिस्ट और आइदर फिजियोथेरेपिस्ट। तो जब भी कभी भी कोई भी पेन अगर स्टार्ट होता है, जैसा मैंने बताया था मैकेनिकल पेन और केमिकल पेन, अगर फीवर से रिलेटेड पेन है, पूरे बॉडी में अगर वायरल फीवर हो गया और पेन आ गया, या किसी प्रकार की SLE डिसीज़ या बड़ी लंबी डिसीज़ के साथ अगर इन्फेक्शन है, तो ये केमिकल पेन आता है। ये इसके लिए पर्टिकुलर फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट होता है। बट अगर वही पेन ऑन मोमेंट्स है, जैसे आप उठना बैठना कर रहे हैं, पेन हो रहा है, या हिलने डुलने पे, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट पे पेन हो रहा है, तो हमें तुरंत जो है फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि हमारा जो पेन है वो पोस्चर रिलेटेड है, मूवमेंट रिलेटेड है, या कोई पुरानी चोट लगी थी जिसके परिणाम स्वरूप अब मसल्स में जकड़न हो रही है और जॉइंट्स को प्रॉब्लम कर रही है। तो ये सब चीज़ें हमें ज्ञात कर लेना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से जैसा प्रिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज का बताया जाता है उसको आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। यही इसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी हैक्टिक लाइफस्टाइल है, इसमें थोड़ा सा जीवनचर्या को थोड़ा और इम्प्रूव करके एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वॉक और 10 से 15 मिनट प्रॉपर नॉर्मल रेगुलेशंस, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करते रहे, जिससे आने वाली एज में जो मसल से रिलेटेड लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन या शोल्डर फुजन्स
या कई बार हमें देखने मिलता है कि घुटनों में दर्द चालू हो जाते हैं 40 बाद, वो इसीलिए होता है बिकॉज हम पहले ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि शरीर है, शरीर को सभी चीज़ों की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस प्रकार से उसकी रूटीन्स के लिए एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी ये भी ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा अपने को ध्यान देना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करना होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील, आपने बहुत काम की जानकारी यहाँ पर सभी को दी है कि किस तरीके से जो है अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं, साथ ही एक्टिव रख सकते हैं और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत आपको ना पड़े, इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जो है आप अपना सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील के दकाती। और सर बहुत शुक्रिया फिर से आपका हमारे शो में शामिल होने के लिए और तमाम सारी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपको इस शुभकामनाएं मैं इसलिए दे रही हूँ तो कि आप एक्टिव रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।